वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये एक क्वेश्चन है मेथड ऑफ जॉइंट का ट्रस्ट का, जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि क्लास में भी कुछ ऐसे सिंसियर लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो और चूंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी ने भी कोई डाउट अभी तक रेज नहीं किया है क्लास में, तो ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी सारे लोगों को भी ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैकेनिक्स में, खास करके इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट्स में, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो उस प्रॉब्लम में छिपे कंसेप्ट्स को समझना है या सीखना है। और इसलिए अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो, आप कोई नया कंसेप्ट नहीं सीख रहे हो, तो वो वर्थ नहीं है। और इसी कारण से आज दोबारा से मैंने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ वो कुछ कंसेप्ट शेयर करूँ जो इस प्रॉब्लम में छिपे हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड। उसके पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों का, जिन लोगों का मैंने सॉल्यूशन देखा है, उन लोगों ने सॉल्यूशन में एक बहुत ही ब्लंडर किया है। और वो है कि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद जब उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, उसके बाद दूसरा स्टेप है उस पर सपोर्ट के रिएक्शंस कैलकुलेट करना। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद मैंने तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताया था, और वो था कि आपको इस ट्रस्ट के, किसी भी गिवन ट्रस्ट के सारे मेंबर्स पे लगने वाले इंटरनल फोर्सेस का नेचर एज्यूम कर लेना है। और एज्यूम करने के साथ साथ वो आपने क्या एज्यूम किया है, आपको पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तब तक आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे मेंबर्स पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हो, आपको सारे मेंबर्स पे एज्यूम नेचर के हिसाब से एरो मार्क करना है। और ये एरो मार्क करना आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोगों ने सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ दिया एग्जाम में, मतलब जो उन्होंने असाइनमेंट सॉल्व करके भेजा है उसमें। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो इन द फ्री बॉडी डायग्राम इटसेल्फ, बिफोर इवन स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, आप सबसे पहले जो भी आपने, चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, जो भी आपने नेचर एज्यूम किया है वो नेचर इसमें मार्क कर लो। आप इस चीज़ का वेट बिल्कुल नहीं करो कि प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो जाएगा तो आंसर लिखने के पहले हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करके उसमें नेचर मार्क करेंगे। आपको पहले ही नेचर मार्क करना है। जैसे कि ये मेंबर है ED, तो इसको अगर मैं कंप्रेसिव मानूं तो मैं ये कंप्रेसिव के लिए एरो अभी से मार्क कर लूँगा। और मैंने आपको बताया था कि ये एरो जब आप मार्क करोगे तो कोशिश करना कि ये एरो जो है वो जॉइंट्स के ज़्यादा करीब में मार्क हो, यहाँ मिडिल में मार्क ना हो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मेंबर को आपने कंप्रेसिव लिया है या कौन से मेंबर को टेंसाइल लिया है, तो जब आप इस एक एक जॉइंट सेलेक्ट करोगे सॉल्व करने के लिए, तो उस समय आपको परेशानी होगी ये समझने में कि किस फोर्स को कौन सी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो ये एरो मार्क करना अपने अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आप अब से मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम में, बहुत सारे लोगों के मैंने सोल्यूशन में देखा है कि उसमें एरो नहीं है, या तो उन लोगों ने फिर कॉपी किया होगा कहीं से, या मुझे नहीं पता। पर आपको अब से सारे प्रॉब्लम्स में जैसे ही प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, आपको उसमें अप्रोप्रिएट एरो मार्क करना है सारे मेंबर्स पे। तो सारे मेंबर्स पे इस तरह से आपको एरो मार्क करते चलना है। तो एक चीज़ मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा, जब हम मेथड ऑफ जॉइंट शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ऐसे जॉइंट्स की तलाश में होते हैं जिन पे कि कम से कम एक नोन फोर्स हो और मैक्सिमम एट मैक्स 2 ही अननोन फोर्स हो, और ऐसे जॉइंट के साथ हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादातर समय में जिन पॉइंट्स पे या जॉइंट्स पे सपोर्ट होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में A और D पे सपोर्ट था, वहाँ आपको मैक्सिमम 2 मेंबर्स मिलते हैं, अननोन मेंबर्स। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, बट इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको ऐसा होता है। तो क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अब जैसे कि इस मेंबर में हम देख रहे हैं कि 7 जॉइंट्स हैं और मेंबर्स हैं 11। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे मेंबर्स पे या सारे जॉइंट्स को सॉल्व करना ही है। आप कई बार कुछ जॉइंट्स को बिना सॉल्व किए भी स्किप कर सकते हो और आप पूरा आंसर निकाल सकते हो।
उसके लिए 2 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये टिप्स आप अगर याद रखोगे तो आपको बाकी के सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने में लगने वाला टाइम आपका बच जाएगा, सेव हो जाएगा। टिप नंबर 1 है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी ट्रस्ट में किसी जॉइंट्स पे, सपोज ये एक जॉइंट है, किसी जॉइंट पे 2 मेंबर्स आके मीट कर रहे हैं, सपोज ये एक मेंबर है, मेंबर 1, और ये एक दूसरा मेंबर है, तो हो क्या रहा है, एक जॉइंट पे 2 मेंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये मेंबर 1 और ये मेंबर 2, और उस जॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इन दोनों ही मेंबर्स पे इंटरनल फोर्सेस 0 हो जाएंगे। क्या? अगर कोई जॉइंट पे दो मेंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं और उन दोनों मेंबर्स के जॉइंट्स पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, तो इन दोनों मेंबर्स पे ही फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस 0 हो जाएंगे। मतलब आपको ट्रस्ट में ऐसे मेंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जहां पे वो एक ही जॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं और उस पे एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सिर्फ 2 ही मेंबर्स कनेक्टेड हो। तो आप बिना सॉल्व किए भी ऐसे मेंबर्स अगर आपको ट्रस्ट में आइडेंटिफाई होते हैं तो आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली इनमें लगने वाले फोर्स को आप 0 बोल सकते हो, इंटरनल फोर्स को। आप कैलकुलेट करोगे तो भी ये 0 ही आना है, पर आप बिना कैलकुलेट किए भी पहले से 0 मार्क कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको के साथ शेयर किया था वो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो एक ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है जहां पे आप बिना कैलकुलेट किए फोर्सेस 0 कह सकते हो। तो बता सकते हो कौन सा जॉइंट है जहां पे 2 मेंबर्स मिल रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल लोड जॉइंट पे नहीं लग रहा है? तो ऐसा एक जॉइंट है, जॉइंट एफ। जॉइंट एफ में 2 मेंबर्स हैं, जी एफ और ई एफ। ये 2 मेंबर्स आके जॉइंट एफ पे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस जॉइंट एफ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। ऑब्वियसली जी पे फोर्स लग रहा है, बट वो मैटर नहीं करता। जिस जॉइंट पे 2 मेंबर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही मेंबर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वहां अगर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इन दोनों मेंबर्स पे फोर्स डायरेक्टली आप 0 कर सकते हो। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेंबर्स पे फोर्स बिना कैलकुलेट किए आप 0 कर सकते हो। तो ये एक पहला टिप है जो आपको याद रखना है। ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा और आपका टाइम, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम सेव करेगा। तो इसलिए जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इन दोनों फोर्सेस को, मतलब जीएफ और ईएफ फोर्स, डायरेक्टली बिना सॉल्व किए आप इसको 0 कर सकते हो। दूसरा एक सिचुएशन है जब किसी जंक्शन पे 3 फोर्स आके मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना, किसी जंक्शन पे 3 फोर्स आके मिल रहे हैं जिसमें से 2 फोर्स तो कोलिनियर है। जैसे कि ये जंक्शन है, इस पे एक फोर्स F1 आया, दूसरा मेंबर F2 आया। तो किसी जंक्शन पे अगर 3 फोर्स मिल रहे हैं जिसमें से 2 कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में है, आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और तीसरा एक इंक्लाइंड फोर्स है, या इंक्लाइंड मतलब परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो अगर किसी जंक्शन पे 3 मेंबर है, F1, F2, F3, out of these 3 members, if 2 members are collinear and the third one is at certain angle from the two, the angle may be 90 also, तो और अगर इस जंक्शन पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो थर्ड वाला मेंबर है, ये थर्ड वाले मेंबर पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैल्यू, ये बिना कैलकुलेट किए आप डायरेक्टली 0 रख सकते हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इन अ ट्रस्ट अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे 3 मेंबर्स एक कॉमन जंक्शन पे कनेक्ट हो रहे हैं, इन 3 में से अगर 2 मेंबर्स कोलिनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन में है और तीसरा एक इंक्लाइंड मेंबर है, और अगर जंक्शन पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो वो जो तीसरा वाला मेंबर है उस पे बिना कैलकुलेट किया फोर्स डायरेक्टली 0 रख सकते हो। तो ये एक दूसरा टिप है। तो ये दोनों टिप आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे और बहुत समय आपका बचाएंगे। तो ऐसा कोई सिचुएशन इस ट्रस्ट में है, एक बार फिर से हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो एक ऐसा सिचुएशन हमें दिख रहा है जहां पे 2 मेंबर्स कोलिनियर हैं, उनमें एक इंक्लाइंड मेंबर है और जंक्शन पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, वो जंक्शन है बी। तो इस बी जंक्शन पे 3 मेंबर हैं, ए बी, बी सी और ये जी बी। ये जी बी ऑल्दो 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री को भी हम इंक्लाइंड ही मानेंगे। इन 3 में से ए बी और बी सी जो है ये कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, और ये तीसरा वाला इंक्लाइंड है।
तो ये इन, और यहाँ जंक्शन पे कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, तो इस जगह पे ये जो तीसरा वाला है, इस वाले मेंबर पे हम फोर्स डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था मेंबर ऑफ जॉइंट का, इस क्वेश्चन में आप गौर से देखोगे तो आपको 3 मेंबर्स पे तो फोर्स निकालना ही नहीं पड़ा, ये अपने आप ही जीरो हो गया। अगर आपके पास समय है तो आप ये कैलकुलेट कर भी सकते हो और फिर भी आंसर जीरो ही आना है, तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आपका प्रॉब्लम सही सॉल्व हो रहा है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू मे डायरेक्टली राइट द आंसर एज जीरो, फोर्स इन बीजी एज जीरो, फोर्स इन जीएफ एज जीरो एंड फोर्स इन एफ ई और ई एफ एज जीरो। तो अच्छा, इस ट्रस्ट में ऐसा कोई और सिचुएशन कहीं दिख रहा है? हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलो कि ई एक जंक्शन में सही है जहां पे ई एफ और ई डी स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है, और यहाँ जंक्शन पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, और ई जी और बी सी दो इंक्लाइन मेंबर्स हैं। तो मैं एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमें 3 ही फोर्स होने चाहिए, उस जंक्शन पे 3 फोर्स होने चाहिए, तभी जाके आप तीसरे मेंबर पे फोर्स जीरो करोगे। तो यहाँ पे चूंकि जंक्शन तो है, बाकी सारा सिचुएशन इस जैसा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इस जॉइंट पे कनेक्ट होने वाले वो 3 नहीं बल्कि 4 हैं, जबकि हमारे टिप्स के हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स जो इस जॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं वो 3 ही होने चाहिए। तो 3, अगर यहाँ पे सपोज ई जी नहीं रहता या ई सी नहीं रहता, तब हम इस ई जी पे भी जीरो कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इन दोनों पे हम जीरो नहीं करेंगे। तो इस पूरे ट्रस्ट में बी ही एक ऐसा जंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक जंक्शन बी है जिसपे इन तीनों फोर्स पे मेंबर्स पे फोर्स जीरो हो जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर किसी मेंबर पे फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उस ट्रस्ट पे उस मेंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे फोर्स जीरो आ रहा है, मतलब इस पे कोई इंटरनल फोर्स नहीं आ रहा है, तो हम ये मेंबर हटा दें, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस मेंबर का, हर एक मेंबर का ट्रस्ट में अपना सिग्निफिकेंस है, इवन दो उसमें उसके हिस्से का लोड जो है, इंटरनल लोड जीरो हो, तब भी उस मेंबर का अपना सिग्निफिकेंस है। तो अगर कोई मेंबर लोड ट्रांसमिट नहीं भी कर रहा है, तभी भी वो ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे नॉट भी इंपॉर्टेंट ना भी हो। तो फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि हम मेंबर रिमूव कर देंगे, मेंबर वहां रहेगा, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट फोर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि किसी ट्रस्ट में जहां ये 2 कंडीशन ही सेटिस्फाई हो, उन्हीं मेंबर्स पे फोर्स जीरो होगा। नहीं, इन दोनों कंडीशन के अलावा हो सकता है हम कैलकुलेट करें तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही, बट हो सकता है कि जी सी पे भी फोर्स जीरो आ जाए, हो सकता है कि ई सी पे भी फोर्स जीरो आ जाए, हो सकता है बी सी पे भी फोर्स जीरो हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशंस पे मेंबर पे फोर्स जीरो होगा, लेकिन ये 2 कंडीशन पे डेफिनेटली मेंबर पे फोर्स जीरो होना ही है, जो आप बिना सॉल्व के आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिसपे फोर्स जीरो हो, और किसी मेंबर पे फोर्स जीरो है, उसके बावजूद भी उस मेंबर का सिग्निफिकेंस कम नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है 7, तो 7 इंटू 2, तो 2 जे मतलब 14 हो गया, और मेंबर्स हैं 11, तो 11 प्लस 3, तो ये जो ट्रस्ट गिवन ट्रस्ट है ये m प्लस 3 इक्वल्स टू 2j, मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट है। लेकिन अगर इसी में से मैं ये मान लूं कि ये दोनों मेंबर तो कोई लोड शेयर ही नहीं कर रहे हैं, इन दोनों मेंबर्स को मैं हटा देता हूं, तो तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे 9, तो 9 प्लस 3 12, लेकिन नंबर ऑफ जॉइंट्स अभी भी रह जाएंगे 7, तो 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 7, तो 14, तो ये कोलैप्सिबल ट्रस्ट हो जाएगा, ये फिर हमारा परफेक्ट ट्रस्ट या स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से भी मैथमेटिकली भी हम देखें तो इस ट्रस्ट में ऑल्दो 3 मेंबर्स पे फोर्स जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे मेंबर्स का ट्रस्ट में अपना इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है। तो ये मानते हुए अब हम ट्रस्ट को फिर से सॉल्व करेंगे। तो जंक्शन ए पे और आर डी वाई और आर ए अगर हमें पता हो तो हम शुरू करेंगे सॉल्व करना जंक्शन ए से। जैसे ही हम जंक्शन ए सॉल्व करेंगे, ये 2 मेंबर्स पे वैल्यू पता चल जाएगा। जॉइंट बी पे हम ये तीसरे मेंबर पे डायरेक्टली जीरो बोल सकते हैं, एफ पे भी इन दोनों पे हम डायरेक्टली जीरो बोल सकते हैं। तो ए के बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे जी पे।
तो जी पे अगर हम जाएं तो ये वाला मेंबर चूंकि जीरो है, ऊपर वाला मेंबर भी जीरो है, और ये मेंबर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ए जी। तो जॉइंट जी पे ई जी और जी सी दो ही अननोन मेंबर बचेंगे जिनको कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जी के बाद जॉइंट ई सॉल्व कर सकते हैं, फिर सी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ट्रस सॉल्व हो जाएगा। तो दिखने में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला ट्रस एक्चुअल में बहुत सिंपल है अगर आप ये दो टिप्स याद रखो तो। थैंक यू।